हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके केसेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट केस पे आते हैं। सीआईटी वेस्ट बंगाल वर्सेस बमन बिहारी शॉ सैबत 1968। तो इस केस के फैक्ट्स होते हैं जो इसमें एसएससी होता है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो वो डीटीज़ को डेडिकेट कर देता है, मतलब टेम्पल को डेडिकेट कर देता है, दो टेम्पल्स को डेडिकेट करता है और उनके रिस्पेक्ट में एक विल भी बना देता है और उसमें लिख देता है केवल ब्राह्मण और सर्वेंट्स जो उस प्रॉपर्टी में पूजा कर सकते हैं वही सिर्फ उसमें रिसाइड कर सकते हैं और कोई भी इसमें रिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ वो लोग पूजा कर सकते हैं। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो कंप्यूटेड द बोनाफाइड एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ की बोनाफाइड वैल्यू कंप्यूट करता है क्योंकि विच दे वर लाइकली टू बी फेच इफ़ लेट आउट इन द ओपन मार्केट में लेट आउट किया जाए तो जो उनकी वैल्यू आती है एनुअल की वो कंप्यूट कर देता है। तो एसएससी इसमें ऑब्जेक्ट करता है कि हमने तो विल में लिख दिया है कि इसकी कोई भी लेट आउट वैल्यू नहीं होगी, तो आपने क्यों इसका एनुअल वैल्यू कंप्यूट किया। तो मेन इसमें ये इशू होता है कि वेदर एनुअल वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देख लेते हैं। तो इस केस में जो एनुअल वैल्यू ऑफ दी होती है हाउस प्रॉपर्टी की विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ओनर even if received no income or even if there is no possibility of his receiving any income from house property। इस केस में ये होता है एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की इंक्लूड की जाएगी अगर उसकी कोई भी लेटिंग वैल्यू नहीं है, अगर उसमें कोई रहता भी नहीं है फिर भी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर दो प्रॉपर्टी तब तक एग्जाम्प्ट होता है, दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो एग्जाम्प्ट नहीं होती, उनकी भी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी। अगर उसमें लेट आउट भी नहीं किया गया तब भी उनकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी। तो इसमें सेक्शन 23 यही कहता है कि टैक्स पे किया जाएगा उस प्रॉपर्टी पे, उसकी बोनाफाइड एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी। अगर उससे कोई भी वैल्यू इनकम डेराइव नहीं होती फिर भी उसकी बोनाफाइड वैल्यू निकाली जाएगी। तो इस केस में मेन यही होता है कि इस केस में ये भी कोर्ट कहता है कि जो विल बना दी है आपने, विल बनाने से ये नहीं हो जाएगा कि उनकी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाएगी। ऐसे तो कोई भी विल बना देगा और उसकी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इस केस में मेन यही होता है कि विल बनाने से कोई भी इंजंक्शन क्रिएट नहीं होता, प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। ईस्ट इंडिया हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। अब इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। इस केस के फैक्ट होते हैं अपेलेंट की एक कंपनी होती है और उसका ऑब्जेक्ट होता है बाइंग एंड डेवलपिंग मार्केट। तो उस कंपनी ने कुछ 10 बीघा की ज़मीन खरीदी होती है कैलकाटा में, तो उस पर एक मार्केट बनाता है और उस पर शॉप्स और स्टॉल कंस्ट्रक्ट कर देता है। शॉप्स और इंस्टॉल कंस्ट्रक्ट कर देता है तो फिर उससे उसे रेंट मिलता है। उसमें जो टेनेंट रह रहे होते हैं, जो लोग को शॉप और स्टॉल देता है, तो उससे जो उन्हें रेंट मिलता है उस पर आईटीओ ऑफिसर जो होता है वो असेस कर देता है इनकम की, ये आपकी इनकम डेराइव हुई है और ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आई है। तो इसमें जो अपेलेंट होता है वो कंटेंट करता है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस है। तो इस केस में इशू यही होता है कि जो इनकम मिली है अपेलेंट को, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी या फिर बिजनेस एंड प्रॉफिट में आएगी। तो इसमें कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि जो ये वाली इनकम है जो अपेलेंट को मिली है, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी वाज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग एंड सेटिंग अप मार्केट। इस ऑब्जेक्ट जो कंपनी का ऑब्जेक्ट था कि मार्केट सेटअप करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि इस जो मार्केट में शॉप्स और स्टॉल इंस्टॉल किए उससे उन्हें रेंट मिल रहा है। तो रेंट मिल रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है, रेंट अगर मिलता है किसी भी बिल्डिंग से तो हम लोग वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल मानेंगे। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट केस, आरबी जोधामल कुठालिया वर्सेस सीआईटी। इस केस में ये होता है एसएससी की एक कंपनी होती है इंडिया में और कुछ उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में भी होती है। तो जब वहाँ पाकिस्तान में उसने कुछ बैंक से लोन लिया होता है वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, तो जब पार्टीशन हो जाता है तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो इवैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है और कस्टोडियन के पास में चली जाती है। तो फिर उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में एसएससी कहता है कि मुझे जो बैंक से मैंने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट देना है, उससे मुझे लॉस हो रहा है, तो ये लॉस में गिना जाए। तो ये हमको लॉस हुआ है तो इसके लिए हमें डिडक्शन मिलना चाहिए। पर जो इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो रिजेक्ट कर देता है कंटेंशन, क्योंकि कहता है एसएससी का कोई क्लेम ही नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, वो तो इवैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी, उस पर कस्टोडियन का राइट हो गया पाकिस्तान में, उसका कोई भी राइट ही नहीं है। तो इस केस में इशू यही होता है कि एसएससी की जो कंपनी है उसका वो ओनर है कि नहीं है उस प्रॉपर्टी से अंडर सेक्शन 22 में।
तो इस केस का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देख लेते हैं। इस केस में कोर्ट कहता है कि जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत जो भी राइट्स थे उस प्रॉपर्टी में एसएससी के, वो सारे चले गए हैं। जब वहाँ पे कस्टोडियन का राइट हो गया तो उसके तो सारे राइट चले गए हैं जो वो राइट एक्सरसाइज कर सकता था। और ओनरशिप का मतलब क्या होता है, पूरा पावर होनी चाहिए उस पर यूज़ करने की और डिस्पोज करने की। उसके पास तो पावर ही नहीं, पावर किसके पास है, पावर कस्टोडियन के पास चली गई है। कस्टोडियन ही उसको बेच सकता है, कस्टोडियन ही उसको कुछ भी कर सकता है। और इवैक्यू कब कर सकता है, उसको कंसेंट चाहिए होगी कस्टोडियन की, तो उसका फुल ओनरशिप नहीं है। तो इस केस में यही डिसाइड होता है, एक प्रॉपर्टी के दो ओनर तो हो नहीं सकते। ओनर मस्ट बी ए पर्सन हु कैन एक्सरसाइज हिज राइट इन हिज ओन राइट, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, किसी के बिहाफ पे तो यूज़ नहीं कर सकता। तो इस केस में ये तो एससीसी ओनर नहीं डिक्लेयर होता है अंडर सेक्शन 22 और पहले का सेक्शन 9 ऑफ आईटी एक्ट 1922। तो आई होप आपको ये केसेस समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।